नमस्कार, मैं तो अशोक व्यास आपके साथ जो बैठा हूँ, तो आज मैं प्रसन्नता से छलछला इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी विदुषी, सहज, सौम्य व्यक्तित्व की बहुत सारी उपलब्धियां जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, पर किसी भी उपलब्धि को उन्होंने अपने माथे पर नहीं चढ़ाया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को और संस्कृत भाषा को और साहित्य को अपने माथे चढ़ाया हुआ है। ऐसी आगरा के संस्कृत विभाग की आगरा विश्वविद्यालय में जो हेड का मतलब प्रमुख है, उसके अलावा देखिए आप, कविताओं के अलावा उनकी गद्य पद्य संस्कृत भाषा से संबंधित भारतीय संस्कृति पर जितनी पुस्तकें छप चुकी हैं उनकी संख्या आप सुने 2000 से अधिक। ऐसा मैंने कह दिया, 2000 से अधिक। 2000 से अधिक तो सम्मान मिले। पुस्तकें दरअसल 30 छपी है और 2 जो है वो आने वाले समय में आएंगी, तो 32 पुस्तकें लगभग हो गई। उसमें नाट्य शास्त्र भी है। अच्छा, आगे की बात करने से पहले मैं क्यों ना ये सौभाग्य प्राप्त करूं कि फ्रेम में मेरे साथ आ जाएं डॉक्टर शशि तिवारी जी। तो शशि जी, आपका हमारे दर्शकों के साथ स्वागत है। प्रणाम है। जय श्री कृष्णा। जय श्री अशोक कृष्ण। भाई नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे? आपकी बिल्कुल कुशलम। आती है। हाँ, तो आपके साथ थोड़ी बहुत संस्कृत भाषा की तरफ हम बढ़ेंगे। सौभाग्य से ऐसा हुआ है कि आपका लिखा जो है उसके महत्व को जो शैक्षणिक गलियारा है उसने न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी उसको पहचाना। तो जापान और श्रीलंका के विदेशी विभाग में भी आपकी लिखे हुए जो शब्द हैं वो विद्यार्थियों का आधार बन रहे हैं। भारत में भी इस प्रकार का है और निबंध संग्रह भी है, कविताएं भी हैं। तो ये सब बातें अपने स्थान पर हैं। अब ये जो यात्रा आपकी रही है साहित्य के साथ जुड़ने की भी, और मूलतः जो संस्कृत भाषा की तरफ मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो कई लोग ऐसा मानते हैं यार, जी संस्कृत भाषा कौन तो बोलता है और कहाँ इसका महत्व है। अभी भी मुझे इस प्रकार के लोग मिलते हैं जो ये सोचते ही नहीं है बल्कि बहुत दावा करते हैं कि संस्कृत तो पुरानी भाषा है, देखो कोई बोलता नहीं है। आप बताइए, संस्कृत की प्रासंगिकता आपकी दृष्टि में हमारे युग में अभी क्या है? सर्वप्रथमम माता शारदायाः चरणारविन्दाभ्यां नमः। आपने संस्कृत की प्रासंगिकता के बारे में बहुत अच्छा और सामयिक प्रश्न किया है। वास्तव में लोग इसको, जो इसका महत्व नहीं जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते, उसे डेड लैंग्वेज भी कह देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। यदि आज श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता है तो संस्कृत की भी प्रासंगिकता है, मैं तो ये कहती हूँ। और क्योंकि ये तो देववाणी, सुरवाणी है, इसलिए अमर भाषा है। आज भी विदेशी विद्वान भी हमारे वेदों और श्रीमद् भगवत गीता की ओर आकर्षित हैं, हम सभी जानते हैं। प्राचीन काल में विदेशी विद्वान विंटरनिट्ज, ओल्डनबर्ग, पीटरसन और जर्मन कवि गेटे बहुत बड़े कवि हुए। ये इन सब लोगों ने यहाँ से वेदों को ले जाकर इनके भाष्य डाले। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने, सायण इत्यादि ऋषियों ने भाष्य किए ही थे, लेकिन इन लोगों ने भी वेदों के भाष्य किए। तो संस्कृत लोगों को आकर्षित करती है। संसार की सभी भाषाओं की ये जननी कही जाती है। आज तो आप अमेरिका में बैठे हैं, नासा ने भी संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। और संस्कृत विषय की एक प्रासंगिक जी तो ये भी है कि गणित विषय की तरह से इसमें बिल्कुल पूरे में से पूरे, यानी 100% नंबर मिलते हैं, तो विद्यार्थी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो यदि पर शर्त ये कि शुद्ध लिखा होना चाहिए, विसर्ग और हलंत की गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रतियोगी जो परीक्षाएं, जैसे भारत में IAS है, PCS वगैरह जो परीक्षाएं होती हैं, IPS वगैरह, तो उसमें जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं वो तो गणित के सहारे और विज्ञान विषय के सहारे निकल जाते हैं, लेकिन कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हम उसमें नंबर कैसे स्कोर करेंगे। तो वो संस्कृत को लेते हैं और संस्कृत विषय का चयन करके वो उसमें उनका चयन हो जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। इसके लिए मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरे कई विद्यार्थियों का चयन इसी प्रकार से हुआ है। इसलिए
संस्कृत की प्रासंगिकता तो मैं समझती हूँ कि आज भी है, युवा पीढ़ी के लिए भी, बस इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। तो और आगे भी रहेगी इसकी प्रासंगिकता, मुझे पूरा तो विश्वास है। शशि जी थोड़ा-सा रसमयता का जो छौंक लगाने के लिए मैं कहूँ, तो एक गीत था हिंदी फ़िल्म का कि 100 साल पहले संस्कृत का जो अधिकार था और संस्कृत से सबको प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। तो ऐसे संस्कृत के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसको लेकर जब हम संवाद की दृष्टि से संस्कृत के बारे में चिंतन करते हैं, तो कई लोगों को रहता है कि बोलचाल तो होती नहीं है संस्कृत में, तो फिर इसलिए वो हमारे लिए उसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है। अब आप बताइए, आप क्योंकि एमए के विद्यार्थी भी पढ़ते होंगे, पीएचडी भी आपके साथ किए होंगे, तो संस्कृत एक समय संभाषण। था। जी जी, जी जी जी, आप अब जी मैं प्रश्न पूरा कर लेता हूँ। क्षमा मैं कह कीजिएगा, आप रहा था संस्कृत बात में मैं समझी, आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। तो संस्कृत जी संभाषण की दृष्टि से संस्कृत बोलचाल आपके विद्यार्थियों को आपने कभी सुना है आपस में बात करते हुए? कर लेते हैं? जी जी जी, मैं इस बात पर अपनी जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि है, आपके प्रबुद्ध प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ। प्राचीन काल में तो ये जनभाषा थी, जी, जो ग्रामीण लोग भी थे वो भी संस्कृत में ही बात करते थे। कालिदास के समय में भी संस्कृत में ही जन संवाद हुआ करते। और जी। जो पनघट पे पनिहारिनें होती थी, या चिट्ठी लेकर डाकिया आया, तो वो भी इसी तरह से संस्कृत बोला करते थे कि जैसे उनकी आम भाषा है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते थे कि आपस में जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माँ से कहते थे, अम्ब एशा माम ताड़यति, मतलब ये जो मेरा भाई है एशा मम भ्राता माम ताड़यति, ये मुझे पीट रहा है, मुझे ताड़ित कर रहा है। तो या मह्यम रोटिकाम देही, मुझे रोटी दो। तो इससे छोटे छोटे बाकी बच्चे बोला करते थे। तो इसके जो प्रसंग हैं वो कई स्थानों पर मिलते हैं। तो छात्रों को जो संस्कृत शुद्ध रूप में लिखना और बोलना, ये सिखाने की दृष्टि मेरी बराबर रही। मैंने 40 साल अध्यापन किया है। हम छात्रों को सबसे पहले क्या करते हैं, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, वो व्याकरणाचार्य हुए हैं बहुत बड़े, उनके द्वारा 14 सूत्र रचे गए, जो कि वो कहते थे कि ये नहीं रचे हैं, बल्कि ये तो शिव जी के डमरू से निकले हैं, इसलिए वो माहेश्वर सूत्र कहा गया। उस नाद में से जो स्वर और वर्ण उन्होंने सुने और अनुभव किए, उनको उन्होंने लिखा। 14 सूत्र हैं, ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण या मंगल नाम, इस तरह के सूत्र हैं। तो उन सूत्रों के द्वारा सभी स्वरों का और वर्णों का और संयुक्ताक्षरों का शुद्ध रूप से लिखना और बोलना हम सिखाते हैं छात्रों जी। को। मैं वैसे ये बातें बिल्कुल बचपन में सिखा देनी चाहिए, लेकिन हम तो विश्वविद्यालय के स्तर पर जब सिखाते हैं तो बीए और एमए के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र आते हैं, तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि उनका जो बेस है, जो उनकी उनकी मूल शिक्षा जो है, वो इस पर आधारित होकर और परिष्कृत होकर नहीं आ पाई है। तो मैं उनकी इस कमी को पहले पूरा करती हूँ उसके बाद, ताकि वो, कई लोग तो बच्चे जो हैं संस्कृत को हौवा, जो हम बोलचाल की भाषा में कहें, वो समझ लेते हैं। तो सही है। ये शायद इसलिए हुआ होगा कि कुछ ऐसे विद्वान पहले रहे जिन्होंने अपने आपको सर्वज्ञ बताने के लिए कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है संस्कृत में, उन्होंने ये हौवा आम लोगों के भी मन में बैठा दिया, तब सही ये सही ऐसा जी, हो गया। अब मैं बिल्कुल। देखिए क्या करती हूँ कि जी। छोटी छोटी स्तुतियां भी सिखाती हूँ बच्चों को, कि भाई छोटी छोटी स्थितियां सीखो तो तुम्हारे मुख के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, जहां से ये अक्षर स्वर वर्ण निकलते हैं, और जो उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ से निकलता है, तालु से निकलता है अक्षर और उससे बोला जाता है। तो मेरे गुरुजनों ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया था, तो मैं भी उनको इसी तरह से सिखाती हूँ, तो श्लोकों का शशि जी अभ्यास कराती हूँ शशि जी सबसे मैं पहले। जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो क्या है कि जो ज्ञान है, वो अथाह है। हम उसमें से कुछ थोड़ा-थोड़ा आपके साथ ऐसा पकड़ने की कोशिश करें, जो हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने रहने के साथ-साथ कुछ संस्कृत का लाभ लेने की तरफ बढ़ पाएँ।
तो आप मुझे क्षमा करें, लेकिन अभी हम जिस युग में है ना, लोग सोचते हैं फरवरी का महीना जब आता है और मुझे अपने किसी को कहना, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं अगर संस्कृत भाषा में कहना चाहूंगी या चाहूंगा तो कैसे कहूंगा? आप वो एक वाक्य और लिंग भेद होगा क्या? जब जैसे आई लव यू कहते हैं अंग्रेजी में, तो चाहे पुरुष कह रहा है या हाँ, स्त्री कह रहा है, वो तो बात वही होगी। इसका थोड़ा संस्कृत में यदि आप कृपा करके बताएं। नहीं, लिंग भेद नहीं होगा। अहम त्वाम प्रेमम करोमि, तो ये आप भी कह अहम सकते हैं, मैं भी कह सकती हूँ। तो अहम त्वाम मैं तुमको प्रेमम प्रेम करोमि। करता हूँ या करती हूँ, ये है। तो दोनों हो गए, और ठीक अच्छा, बात। संस्कृत की ये बहुत अच्छी बात है जो और किसी भाषा में नहीं है। हम कर्ता क्रिया कर्म, ये हमको एक विशेष क्रम में लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं तुमको प्रेम करती हूँ, हमें हिंदी में ऐसे ही कहना होगा। अंग्रेजी में आई लव यू, यू लव आई, ऐसे नहीं कह सकते, है ना। हाँ, या हाँ। करती हूँ प्रेम मैं, ऐसे वाक्य नहीं बना सकते। लेकिन संस्कृत में हमें छूट है, इसलिए ये सरल भाषा है और जल्दी आ ये सकती है अगर हाँ, जरा भी कोई ध्यान ये दे। ये जो आपने जैसे कि जी, अहम त्वाम, हाँ, अहम त्वाम प्रेमम करोमि, तो करोमि अहम त्वाम प्रेमम, अगर हमने ऐसा भी कह दिया तो भी वाक्य सही है। क्या बात है, क्या प्रेमम बात करोमि अहम त्वाम तो भी है। सही है। त्वाम हम अहम संस्कृत करोमि हम्म, प्रेमम तो भी सही। कहीं भी किसी भी कर्ता क्रिया कर्म को आप लगा लीजिए और वाक्य आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो एक हाँ, विशेषता तो एक संसार की हाँ, किसी भाषा में एक नहीं तो है। जी, एक तो ये पता चल गया कि संस्कृत में प्रेम शब्द जो है वो संस्कृत से आया हुआ है। यानी हम हिंदी में भी बोलते हैं तो मूल उसका जो है वो संस्कृत है, ये प्रेमम करोमि। जी। और वो कुछ जिसकी विभक्ति इत्यादि होगी वहां पे हम अभी नहीं जाएंगे। पर एक तो मैं ये दोहराना चाहता था आपके लिए, खास करके मतलब हमारे दर्शकों के लिए, कि अहम त्वाम प्रेमम करोमि। तो ये हो गया एक, ये जी। करेक्ट था, मेरा बोलना सही था? हाँ जी, बिल्कुल। अरे आप तो संतज्ञ हैं, आप तो इतना अच्छा संस्कृत बोलते हैं। तो जी। ये प्रशंसा का जो भाव है वो उत्साह को बढ़ाने वाला है। उसको अपने साथ रखते हुए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आपसे विदा लेके पुनः तुरंत लौट आ रहा हूं। तो समय जो है वो हमें वहां ले जाता है जहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी जल्दी आपके साथ बांट के और आगे बढ़ने की दिशा में जब भारत की तरफ देखते हैं, और मैं एक और भारतीय बात बताना संस्कृति चाहती कहने थी में कि भी संस्कृत को, जी, बोले। जी, कहें कहें। संस्कृत बोलने के विषय में एक जी, प्रयत्न और करती हूँ मैं, अगर आप कहें तो उसको भी लगे हाथों बता दूं। जैसे हाँ, मैं बताइए छोटे बताइए। छोटे श्लोक श्लोक और स्तुतियां बच्चों से बुलवाती हूँ। जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ये, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इस तरह के जो होते हैं। या फिर थोड़ा सा गा के लय में लेके अच्युतम केशवम नाथ नारायणं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अगर मैं ऐसे कहलवाऊंगी बच्चों से तो वो जल्दी पकड़ेंगे। और ये संगीत और लय का प्रभाव यहाँ पे काम करता है। रोचकता लाने के लिए रामायण का एक संक्षिप्त रूप, जो मेरी माँ ने मुझे बताया सिखाया कि आदौ राम, देखिए रामायण कितने छोटे से रूप में संस्कृत में कही जा सकती है। पूरी जी, रामायण कि जी, आदौ, आदौ माने प्रारंभ में। सबसे पहले क्या हुआ? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम और वैदेही हरणम जटायु मरणम क्या बाली बात है! सुग्रीव संभाषण लंकापुरी दहनम रावण कुंभकर्ण हननम इति श्री रामायणम। इतने में क्या रामायण बात पूरी हो गई। है! वाह, ये वाह! मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। तो मैं छात्रों से भी कहती हूँ कि तुम लोग ऐसे छोटे छोटे टुकड़े सीखो और उनको बोलने का अभ्यास करो। इसके अलावा जैसे बोलचाल, अभी आप जो कह रहे थे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या करती हूँ, इसको हम बोलें तो सबसे पहले अभिवादन भी करते हैं। अब अभिवादन, अभिवादनम करोमि, या नमस्ते, उसी से नमस्ते बना है। तब नाम किम, मैं बच्चों को सिखाती तब नाम किम, तो बच्चे कहें मम नाम, जो भी उनका नाम है। अभी संस्कृत भाषा कठिनास्ति क्या, अपि शब्द लगाने से अगर पहले लगा दो तो वो प्रश्न सूचक हो जाता है। अपि संस्कृत भाषा कठिनास्ति, संस्कृत हुँ, भाषा अति सरला अस्ति, बच्चे कहते हैं, समझ जाते हैं कि संस्कृत भाषा कठिना की जगह हम सरला लगा दें,
सरला अस्ति, सरस सुबोधा, विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया, रमणीया और अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। ना ये क्लिष्ट है ना ये कठिन है। तो ऐसे जब बच्चों को समझाते और सिखाते हैं तो बच्चों का डर निकल जाता है और वो फिर उसको कभी संगीत की लय में, कभी छोटे छोटे वाक्यों में सीखते हैं। मेरी जो भूमिका है उसका मैं लाभ लेते हुए मुझे थोड़ा इंटरप्ट करने का या आपके बाद बीच में बोलने का अधिकार मिल जाता है इस कारण। तो मैं एक तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि यही बात मैं आपसे जानना चाहता था कि भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने की दृष्टि से संस्कृत भाषा की कितनी महिमा, कितना महत्व, तो आपने उसका उदाहरण के साथ बता ही दिया। अब मैं एक अगले प्रश्न की तरफ जाना चाह रहा जी हूँ, जिसमें ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि भई हमारे बहुत सारे जो मूल ग्रंथ जो हैं, शास्त्र, वो संस्कृत में हैं और भक्ति बढ़ाने के लिए वो कहते हैं भई नाम और रूप से परे है, तो चाहे कोई भाषा हो अ, भगवान के साथ जुड़ने में तो मतलब सभी पात्र हैं इस प्रकार। अब ये आर्ग्यूमेंट इस तरह न लेते हुए कि ऐसा या वही है, लेकिन शुद्ध भाव से जाएँ तो भक्ति के बढ़ाने की दृष्टि से जो संस्कृत भाषा है इसका इसका जो समृद्ध स्वरूप है, जो साहित्य है, उसको आप व्यक्तिगत अनुभव से बताएँ कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? जैसे आपने कुछ स्तुतियाँ बताई हैं, अब आप वही बात अलग ढंग से भी कह सकती हैं, हिंदी में लिख के भी कह सकती हैं, लेकिन जब आप संस्कृत के शब्दों के साथ जो स्पंदन होगा, उसमें कुछ अंतर इसके बारे में कुछ बताइए? संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की अभी आपने बात कही थी ना, पहले मैं उस पर हाँ। थोड़ा बताऊं। हाँ, आपने लेकिन बोला था समय ना की कि सीमा है भारतीय ना इसलिए हम संस्कृति। थोड़े कुछ लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अच्छा, हम उसको थोड़ा संक्षेप में ठीक रख है ठीक लेते हैं। है। जी, जी। जी जी जी। तो इदम सत्यम, ये तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, हुँ, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, दो हुँ। प्रतिष्ठाएं भारत की, संस्कृत और संस्कृति। तो ये एक दूसरे की पूरक है, परस्पर संपृक्त है। भारतीय संस्कृति सदा से ही संस्कृत का गुणगान करती रही है और संस्कृत भारतीय संस्कृति का गुणगान करती रही है। अस्माकं वेद पुराण शास्त्र उपनिषदादीनांच साहित्य संस्कृत भाषायामेव, सब संस्कृत भाषा में ही ये सारा साहित्य में मिलता है। तो जो हम देखिए संस्कृत संभाषण शिविर लगाते हैं, उसमें 10 दिन में संस्कृत बोलना सिखा देते हैं। तो बहुत से बच्चे ही नहीं आते हैं, संस्कृतानुरागी जो 80-85 साल के जो अवकाश प्राप्त फौजी अफसर हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, वो सब सीखने आए हमसे और उनको क्या हमने बात 10 दिन में संस्कृत सिखाई। वाह! उनको गा गा के हमने बताया कि संस्कृतम में प्रियम, संस्कृतम ते प्रियम, संस्कृतम में प्रियम, मुझे भी प्रिय है और तुम्हें भी प्रिय है, संस्कृतम ते प्रियम, मंगलम या करोति प्रियम ही ध्रुवम। निश्चित रूप से ये मंगल ही करती है। तो भारतीय संस्कृति का भी संस्कृत ने मंगल और कल्याण ही किया है। विदेश में इसकी गरिमा फैली हुई है। विश्व के 100 से अधिक देशों में मैंने विश्व संस्कृत सम्मेलन के बारे में सुना और उनमें से कई जगह पर जाकर मैंने भाग भी लिया है। इसलिए मुझे मालूम है कि विश्व के कम से कम 100 और 100 से कुछ अधिक ही देश हैं जिनमें संस्कृत बोली जाती है और विदेशियों ने संस्कृत सीखी है। जैसे आज हिंदी भी सीख रहे हैं, संस्कृत भी बहुतों ने सीखी है। सा संस्कृति या विश्ववारा ये कहा है। जहां विश्व की सारी अन्य संस्कृतियां समाप्त हो जाती हैं, वहां से हमारी भारतीय संस्कृति का प्रारंभ होता है। संक्षेप में आपसे ये निवेदन करूँ कि जो आपका संस्कृत भाषा का ज्ञान है, तो छंद इत्यादि हैं, तो आप हिंदी में जब अपने गीत लिखती हैं, तो वो कहीं अचेतन में आपको मदद करता होगा? तो देखिए, जो आप ये जानना चाहते हैं कि जो संस्कृत का प्रभाव मेरी रचना प्रक्रिया पर कहाँ तक आया है। जी। तो देखिए, एक गीत मेरा मैंने संस्कृत में भी लिखे हैं और कुछ मैंने अपनी हिंदी कविताओं के अनुवाद भी संस्कृत में किए हैं और कुछ मूल रूप से संस्कृत में भी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी में तो लिखती ही हूँ, उर्दू में लिखती हूँ और ब्रज भाषा में लिखती हूँ। ये 4 भाषाओं में मैं प्रयास करती हूँ छोटा सा। तो जी। देखिए, सांख्य दर्शन के जो प्रकृति पुरुष हैं, उनको ध्यान में रखकर मैंने एक गीत लिखा कि तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ, तुम आत्म तत्व मैं काया हूँ, तुम व्यापक हो मैं सूक्ष्म रूप, तुम साधक हो मैं साध्य रूप, तुम स्वच्छ धूप मैं छाया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष
मैं माया हूँ, तुम क्या आत्म तत्व मैं काया हूँ। इस प्रकार के, खैर मैं तो इसको अपने ढंग से स्वर में पढ़ती हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अद्वैतवाद जी, जी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एकम सत, मैं जी, ब्रह्मानंद हूँ, सतचित आनंद हूँ, मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं ब्रह्मानंद हूँ। इस तरह की रचनाएं भी हैं, मेरे गीत हैं। अच्छा ये कोई छंद ऐसा है जो आप गाकर सुनाएँ? चाहे इसका या कोई और रचना का? हाँ, सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। मैं हूँ, तुम हो, तुम हो, मैं हूँ, और न कुछ एहसास रहे। अमृत पी ले छक कर तुम, अमृत पी ले छक कर हम तुम, फिर भी अधूरी प्यास रहे। मैं हूँ, तुम हो, तुम हो, मैं हूँ, और न कुछ एहसास रहे। क्या एक बात है, मेरा क्या बात गीत है, काल जी, चक्र क्या लौटा देगा मेरे जीवन के बीते दिन। जो जीवन का सत्य है, क्षण भंगुरता है, समय बीतता जाता है, इस तरह के दार्शनिक विषयों पर भी मेरे गीत हैं। एक आंखें शीर्षक से गीत है, ये जो नींद से काल जागी है। ये जो जी काल जी चक्र जी, वाला आपने 2 पंक्तियाँ सुनाई उसकी आगे की भी सुना दें। काल चक्र क्या लौटा देगा? मेरे जीवन के बीते दिन, हाँ, ये इस वाह! तरह से एक है। एक एक देखिए, सर्वशक्तिमान की सत्ता और सृष्टि के लयात्मकता पर, अगर लय नहीं है सृष्टि में, प्रकृति में, तो सब कुछ ध्वंस हो जाना है। इसलिए मैं कहती हूँ, एक ही संकेत पर सब चल रहा है, उग रहा है चांद, सूरज ढल रहा है। एक ही संकेत पर सब चल रहा है, उग रहा है चांद, सूरज ढल रहा है। अच्छा, कुछ मैंने देशभक्ति के गीत भी लिखे, आपको भी अच्छे लगते हैं मेरे देश के गीत। तो वो जैसे, क्योंकि भारत देश से मुझे प्यार है, आप इतनी दूर 7 समंदर पार बैठकर भारत को इतना प्यार करते हैं, तो मैं तो भारत में ही रहती हूँ। तो मैं देखिए कहती हूँ कि रंग बिरंगा देश हमारा, रंग बिरंगा देश, भिन्न भिन्न बोले हैं सबकी, भिन्न भिन्न है देश, रंग बिरंगा देश हमारा, रंग बिरंगा देश। ऐसे तो मैंने बहुत शशि सारे गीत लिखे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शशि जी, जी, आपके पास इतना खजाना है और बल्कि जो कोष आपका है, उसका कुछ-कुछ अंश हमारे दर्शकों तक पहुँचे, ऐसा और प्रयास हमारा रहेगा। पर मैं आपको बहुत कृतज्ञता के साथ में आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्षमा भी क्योंकि बहुत कुछ आपके पास है कहने को, लेकिन हम आज उस सब को समेट नहीं पाए हैं। पर एक जो भाव बनता है, एक जो स्पष्टता आती है, एक जो किरण आती है सूर्य की, उस प्रकार का आलोक आपके अंदर जो एक सांस्कृतिक सौरभ है, जिसको आपने आत्मसात किया है, और इतने बहुआयामी रूप में आपके द्वारा जो कुछ, अगर हम उसे कहें कि सहज रूप में योगदान संस्कृति के लिए हुआ है, साहित्य के लिए हुआ है, उस सब को नमन और वंदन करते हुए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ कि ये जो प्रवाह है, सरस्वती माता की कृपा से आपके द्वारा वो जागृत रहे। आपका धन्यवाद माँ कर रहा हूँ। सरस्वती की, श्री ठाकुर जी की, माँ सरस्वती की और गुरुजनों की, माता पिता की, इन सब के आशीर्वाद और कृपा मेरे साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही प्रसाद मेरे पास है। तो ये जो प्रसाद आपकी मैं शशि बहुत जी, आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद है आपका भी। जी, और मैं शशि आपकी जी के बहुत साथ ये आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने प्रबुद्ध प्रश्नों से मेरे उत्तरों को सार्थक किया। तो मैं कुछ बहुत मैं ही अभी बहुत आपसे क्षमा आभार चाह रहा हूँ क्योंकि व्यक्त मैं करती हूँ। विराम कर रहा हूँ, और ऐसा कहते हैं जो विद्या ददाति विनयम, तो विनयशीलता भी शशि जी के साथ हमें उसके भी दर्शन हुए। उनका धन्यवाद बहुत सारा आभार के साथ में, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मंगल कामना। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।